Now, our next question is explain the movement of bones and muscles in human being, taking example of arm. आपको मूवमेंट एक्सप्लेन करना है ह्यूमन बींग्स में कैसा बोन्स और मसल्स का, ठीक है, विद टेकिंग एग्जांपल ऑफ आर्म, मतलब हमारे हाथ का एग्जांपल है। तो ये इजीली हम समझ सकते हैं क्योंकि ये हम लोग फील करेंगे, इस चीज को पता चलेगा आपको कि कैसे आपका हैंड जो है वो मूव करता है। ओनली द मसल्स दैट कवर द बोन्स हैव द एबिलिटी टू मूव। ऐसे ही मसल्स जिन्होंने बोन्स को कवर करके रखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं में एबिलिटी होती है मूव करने की, ठीक है। ओनली द मसल्स दैट कवर द बोन, ऐसे ही मसल्स जिसने बोन्स को कवर करके रखा है, ढक के रखा हुआ है, उन्हीं के अंदर एबिलिटी होती है टू मूव। वी हैव अबाउट 640 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने मसल्स हैं? 640 मसल्स है। एंड दे वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स, या तो वो पेयर में वर्क करते हैं या फिर ग्रुप्स में वर्क करते हैं, ठीक है। एक अकेला मसल काम नहीं करेगा, मसल्स के पेयर होंगे या ग्रुप्स होंगे, वो एक साथ काम करेंगे। When one muscle contract, the bone is pulled in that direction. जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोन क्या होती है? उसी डायरेक्शन में पुल्ड होती है, मतलब खींची जाती है। The other muscle in the pair relaxes or return to its original length. और इसमें क्या होता है, फिर जो दूसरी मसल होती है वो रिलैक्स पोजीशन पे आ जाती है, मतलब वो फ्री हो जाती है, वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे पहुंच जाती है। To move the bone in opposite direction, the relaxed muscle contracts and pull the bone to its original position and the first muscle relaxes. अगर आपको बोन को उसकी अपोजिट पोजीशन पे लेके जाना, मतलब उल्टे साइड पर लेकर जाना है, तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर जो मसल रिलैक्स्ड थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो बोन को पुल करेगी और उसके ओरिजिनल पोजीशन पर वो आ जाएगी। और जो पहले मसल कॉन्ट्रैक्टेड थी वो क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। For example, the bicep muscle is the muscle in the front of the arm. ये जो bicep muscle हमारे यहाँ ऊपर कोनी के ऊपर की जो मसल है इसे bicep muscle कहा जाता है, ठीक है। While the tricep is at back of the arm, और tricep कहाँ होती है? हमारे यहाँ पर पीछे, पीछे वाली मसल को tricep कहा जाता है, आगे वाली मसल को bicep कहा जाता है। When the bicep contracts, the arm bend or bring the hand towards the shoulder and keep tricep relaxed. जब ऐसे bend करते हैं हम, यहाँ पर ये tricep जो होती है वो relaxed होती है, but यहाँ पर जो bicep है वो contracted रहते हैं, ठीक है। To straight the arm, the tricep contracts and bicep relax or returns to the original length. और जैसे ही आप आर्म को अपने स्ट्रेट करेंगे तो बाइसेप क्या होंगे? यहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे और ट्राइसेप कैसे हो जाएंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पर आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपको सिर्फ किसका मिला है? यहाँ पर इन दो मसल्स का, ट्राइसेप और बाइसेप। क्लियर है इतना सभी को? सिंपल सा है ये, आपको सिर्फ इसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आगे की जो स्टार्टिंग की जो 3-4 सेंटेंस है वो आपको एक जनरल नॉलेज की चीज उन्होंने वार्म अप करके दी है कि ऐसे ऐसे मसल्स होते हैं, इतने मसल्स होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने आपको आइडिया दिया कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्सेशन होता है, फिर लास्ट में आपको आपके आर्म का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। एक बार और मैं आंसर पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। Only the muscle that cover the bones have the ability to move. उन्हीं मसल्स में जिन्होंने बोन्स को कवर रखा है वो ही मूव कर सकती हैं। We have about 640 muscles in our body and they work in pairs or groups. हमारी बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? 640 मसल्स, ओके। बोन्स अलग चीज है, मसल्स अलग चीज है। When one muscle contract, the bone is pulled in that direction. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसी डायरेक्शन में बोन पुल की जाती है। The other muscle in the pair relaxes or return to its original length. To move the bone in opposite direction, the relaxed muscle contract and pull the bone to its original position and the first muscle relaxes. For example, the bicep muscle is the muscle in front of the arm, while the tricep is at back of the arm. When the bicep contracts, the arm bends and bring the hand towards the shoulder and the tricep relaxed. To strengthen the arm, to straight the arm, the tricep contracts and bicep relaxes or return to its original length. ठीक है, ये था आपका फर्स्ट आंसर आज का। नेक्स्ट इज लिस्ट द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के फंक्शंस आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। जो जो हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं स्केलेटन की वजह से वो आपको सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्केलेटन,
द स्केलेटन गिव द बॉडी अ स्पेसिफिक शेप। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी शेप, सबका बॉडी शेप एक ही है। सबके पहले स्कल है, हैंड्स है, लेग्स है, ठीक है, रिब केजेस है, बैकबोन है, ये सभी का है, तो वही है। सबसे पहले आपको देखना है कि इसकी वजह से हमारा एक स्पेसिफिक बॉडी शेप है। द स्केलेटन गिव्स द बॉडी अ स्पेसिफिक शेप। It also provides support to the internal organs and keep them in their place. सोचो अगर ये हमारा स्केलेटन नहीं होता तो हमारे ऑर्गन सारे बाहर निकले हुए होते ना, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, स्केलेटन ने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ रखा हुआ है, सपोर्ट प्रोवाइड किया है और उनको उनकी स्पेसिफिक पोजीशन पे रखा है, ठीक है। Along with the muscular system, it helps in movement from one place to another. मस्कुलर सिस्टम के साथ उन्होंने क्या हेल्प किया, हमें मूवमेंट हेल्प करने। मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलके जो हमारे बोन्स हैं या स्केलेटन हमारे, वो मूवमेंट शो करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसी वजह से हम भी मूव कर पाते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज। अब आप इमेजिन करें आप गिर गए और स्केलेटन अगर नहीं होता तो हमारी किडनी बाहर आ जाती, कभी कभी हमारा ब्रेन बाहर आ जाता, तो वो सही होता क्या, नहीं होता ना। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, स्केलेटन ने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है किसी भी डैमेज से। फॉर एग्जाम्पल द स्कल, द स्पाइन एंड द रिब केज प्रोटेक्ट द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द हार्ट एंड लंग्स रिस्पेक्टिवली। मतलब स्कल के अंदर ब्रेन रहता है, स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहती है हमारी, और रिब केजेस के अंदर हार्ट एंड लंग्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सेफ रहते हैं बहुत। ऐसा तो होता नहीं ना हम गिर जाते हैं तो सीधे किडनी में लग जाती, नहीं होता ऐसा कभी। Larger bones contain a spongy soft tissue called bone marrow which help in formation of new blood cells. सबसे important चीज, हमारी जो बड़ी बोन्स होती हैं, लार्जर बोन होती है, उसके अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट रहता है। सॉफ्ट आप स्पंज की तरह देख सकते हैं, स्पंजी टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, बोन मेरो। और बोन मेरो का काम क्या होता है, टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल। हमारी बॉडी में जो न्यू ब्लड सेल बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, बोन मेरो की वजह से बनते हैं। स्पाइन का मतलब होता है हमारी बैक बोन, पीछे वाली जो लंबी हड्डी है उसे स्पाइन कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शंस, स्केलेटन के कुछ फंक्शंस। एक बार और मैं आंसर रिपीट कर देती हूँ। Functions of the skeleton: the skeleton gives the body a specific shape. It also provides support to the internal organs and keep them in their place. Along with the muscular system, it helps in movement from one place to another. It protects the soft internal organs from damage. For example, the skull, the spine, and the rib cage protects the brain, the spinal cord, and the heart and the lungs, respectively. Larger bones contain a spongy soft tissue called bone marrow, which help in the formation of new blood cells. Clear है इतना? ये आपको बहुत सिंपल सा आंसर है ये तो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म के अंदर कैसा मूवमेंट रहता है। एंड अर्थवॉर्म मूव्स बाय क्रॉलिंग। सबसे पहले आपको लिखना अर्थवॉर्म मूव कैसे करता है, तो वो क्रॉल करता हुआ, रेंगता हुआ मूव करता है। इट मूव्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपांडिंग अल्टरनेट पोजिशन ऑफ इट्स बॉडी। वो कैसे मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होता है उसकी बॉडी के पोर्शन, क्योंकि वो पोर्शन से बना हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन उसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन उसके अंदर होता है। When the front end of the earthworm length, जब फ्रंट एंड मूव करता है तो क्या होता है, आगे का पार्ट when the front end of the earthworm lengthen, the rear end is fixed to the ground with the help of sitting. ठीक है, अब जब अर्थवॉर्म मूव करता है तो आगे वाले से अगर मूव करता है तो पीछे का जो पार्ट रहता है वो ग्राउंड पर स्टिक रहता है, जैसे कॉकरोचेस में था ना वैसा ही इसमें भी होता है। जो रेयर एंड रहता है वो विद द हेल्प ऑफ सिटेई के हेल्प से वो वहां पर क्या रहता है, स्टिक रहता है। नेक्स्ट इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रेयर एंड। और फिर जब आगे का एंड फिक्स होता है तो पीछे का एंड जो है वो रिलीज होकर आगे आ जाता है। देन इट ड्रैग्स द रेयर एंड टू इट्स बॉडी फॉरवर्ड, ऑफ इट्स बॉडी फॉरवर्ड। अब जो पीछे वाला पार्ट है वो क्या होता है, आगे तरफ आ जाता है। आफ्टर दैट इट फिक्सेस द रेयर एंड टू द ग्राउंड विद द सिटेई एंड एक्सपांड इन फ्रंट एंड मूव्स फॉरवर्ड। ऐसे चलता है, आगे का चिपकता है ग्राउंड पे, पीछे का आगे आता है, पीछे का चिपकता है, आगे का आगे आता है, फिर आगे का चिपकता है, पीछे का आगे आता है, इस तरह से वो मूव करता है। ठीक है, तो ये अर्थवॉर्म का मूवमेंट था।
एक बार और आंसर पढ़ देती हूँ मैं आपको। एन अर्थवर्म मूव्स बाय क्रॉलिंग, इट मूव्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपांडिंग अल्टरनेट पोर्शंस ऑफ इट्स बॉडी। व्हेन द फ्रंट end of the earthworm lengthen, the rear end is fixed to the ground and ground with the help of setae. Next, it fixes the front end and releases the rear end. Then it drags the rear end to its body forward. After that, it fixes the rear end to the ground with the setae and expand the front end and moves forward. ठीक है, यहाँ सिटेई की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है तो आप यहाँ ऊपर से सही कर लीजिए, SETAE। ठीक है, SETAE आएगा, यहाँ पर C लिखा हुआ है ये, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, नाउ ये था आपका नेक्स्ट आंसर। अब आपका लास्ट आंसर है, राइट 4 फीचर्स सीन इन द बर्ड दैट हेल्प इट टू फ्लाई। 4 फीचर्स आपको बताने हैं बर्ड्स के जिसकी वजह से बर्ड जो है वो फ्लाई कर पाती। 4 फीचर्स इन अ बर्ड दैट हेल्प इट टू फ्लाई। It has a streamlined body to help it to cut across air and fly against the direction of the wind. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बर्ड की बॉडी किस टाइप की होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन मतलब आगे से और पीछे से पतली, बीच से ब्रॉड होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इजिली एयर को कट करके वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर सकती है। इट हैज हॉलो, पोरस एंड लाइट बोन्स दैट रिड्यूसेस इट्स बॉडी वेट। इसकी जो बोन्स होती है वो खाली होती है, ठीक है, पोरस होती है मतलब उसमें से कोई भी चीज इजीली पास हो सकती है, और लाइट होती है, हल्की होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनका बॉडी वेट कम हो जाता है। अब जब बॉडी वेट कम होता है तो कोई भी चीज अगर हल्की होगी तो ज्यादा उड़ सकती है वो एक्चुअली, तो इसीलिए बर्ड्स जो है वो इजीली फ्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट इज wings are modified forelimbs and help the bird to fly by flapping up and down। जो उनके विंग्स हैं वो क्या है, उनके हैंड्स हैं, मॉडिफाइड हैंड्स है वो, तो जब हैंड्स को ऐसे फ्लैप करती है अप एंड डाउन तो वो मूव कर पाती है, ठीक है, फ्लाई कर पाती है। चेस्ट मसल्स आर पावरफुल एंड हेल्प द बर्ड टू मूव इट्स विंग्स। और उसकी जो चेस्ट मसल्स होती है उनकी बर्ड्स की वो बहुत पावरफुल होती है। क्यों पावरफुल होती है? ताकि वो जब उनके विंग्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उनके चेस्ट से अटैच रहे और फिर जब वो मूव करें तो विंग्स अलग ना हो और वो इजीली फ्लाई कर पाए। हिंड लिम्स आर यूज्ड टू वॉक एंड प्रीच ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। और जो उनके हिंड लिम्स है मतलब उनके जो पैर हैं वो छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा डिस्टेंस कवर करने में हेल्प करते हैं, साथ ही में ट्री के ऊपर वो पकड़ के जकड़ के बैठ सकते हैं अपने पैरों से। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट आंसर। एक बार पूरा आंसर मैं रिपीट कर देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। 4 features in a bird that help it to fly. It has a streamlined body to help it to cut across air and fly against the direction of the wind. It has hollow, porous and light bones that reduces its body weight. Wings are modified forelimbs and help the bird to fly by flapping up and down. Chest muscles are powerful and help the bird to move its wings. Hind limbs are used to walk and perch on branches of trees। ठीक है, तो ये थे आपके सारे आंसर। अब किसी ने मुझसे पूछा था मैम होमवर्क में क्या दिया था आपने आज कल के होमवर्क में, तो बेटा जी पार्ट के सब क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चंस, एच पार्ट के सभी क्वेश्चंस, ओके 5 क्वेश्चन, और आई पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए वहां मैंने स्पेसिफिक लिखा था GHI और आई में फिर ब्रैकेट बना के लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद भी आपको समझ नहीं आया है तो बहुत बुरी बात है, बट आई हैव ऑलरेडी सेंड द नंबर इन द चैट। ओके, तो ये थे आपके सारे आंसर्स। ओके,